और उधर पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। अब पेट्रोल की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। कंगाली और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पंजाब प्रांत के कई पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं, वहीं पेट्रोल खत्म होने का नोटिस लग चुका है। आलम यह है कि पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लाइन में लगे हुए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और क्या भी है कि 50 रुपए लीटर महंगा हो रहा है। पेट्रोल की किल्लत के बीच कई जगह ब्लैक में भी पेट्रोल बेचे जाने की खबर है। लोगों का आरोप है कि ब्लैक में पेट्रोल 400 रुपए लीटर बिक रहा है। पेट्रोल महंगा होता है तो ये बंद कर देते हैं, अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो ये बंद कर देते हैं। अब हमने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से बच्चों को लेने के लिए आना है, हम किसके साथ मतलब झगड़ा करें। पाकिस्तान में लोगों की मुसीबतें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। पहले आटे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी और अब पेट्रोल की किल्लत लोगों पर भारी पड़ रही है। मुंबई पुलिस की स्पेशल 26 टीम ने डकैती के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस डकैत को पकड़ा गया वो ईरानी गैंग से जुड़ा है और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए 26 पुलिस कर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को ठाणे के अम्बीवली की ईरानी बस्ती से दबोच लिया। टोटल 27 रॉबरी चीटिंग के केसेस है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर पथराव भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि चीन पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर मौजूद अंटार्कटिका में ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी में है। चीन का कहना है कि इन स्टेशनों से उसके सैटेलाइटों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जैसा चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए किसी भी देश को चीन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। माना जा रहा है कि सैटेलाइटों के नेटवर्क को सपोर्ट देना तो बहाना है, असली माजरा कुछ और ही है। डर यह है कि चीन अंटार्कटिका में ग्राउंड स्टेशन बनाने के नाम पर अपने दुश्मनों की जासूसी करने का प्लान बना रहा है। इससे पहले दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में भी चीन के ग्राउंड स्टेशन बनाने पर बवाल हुआ था। पाकिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लोग भूख से परेशान हैं और अपना पेट पालने के लिए किडनी बेचने तक को मजबूर हैं। मंदी और महंगाई से पाकिस्तान में त्राही त्राही मची हुई है। लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है और इस त्रासदी के बीच अफगानिस्तान के पत्रकार का एक ट्वीट वायरल हुआ है, जिसमें लिखा है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हमारे घर में रोटी भी नहीं है। ट्वीट में यह भी लिखा है कि मैं एक ऐसे देश के साथ जुड़ा हूं जिसकी हालत अफगानिस्तान से भी बदतर है और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूं। बताया गया कि ये पत्रकार तालिबान के डर की वजह से अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई 2020 के फेक करेंसी के मामले में की, जब दिल्ली में 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। जांच करते हुए पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़े 2 लोगों तक पहुंची, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में बंद भूपिंदर उर्फ भुप्पी नाम के बदमाश के संपर्क में थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को भारतीय स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने करारा जवाब दिया। ये बहस तब शुरू हुई जब भारत ने पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने एक दिन पहले बीसीसीआई पर तंज कसा था। नहीं आज तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो उनकी टीम भी विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी, जिसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। நாங்களும் வேர்ல்ட் கப்புக்கு வர மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, பட் ஹவவர் அது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் நான் நினைக்கிறேன்। वहीं पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी ट्विटर पर जावेद मियांदाद को निशाने पर लिया। असल में मियांदाद ने भारतीय टीम को भाड़ में जाने की सलाह दी थी, जिसके जवाब में वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय टीम भाड़ में नहीं जाना चाहती, इसलिए उसने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पीएम मोदी आज 3 बजे संसद में बोलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव आज संसद में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे बोलेंगे। उद्योगपति गौतम अडानी पर संसद में फिर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया, जिसमें राहुल ने आरोप लगाया कि अडानी के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने नियम तक बदल दिए। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए राहुल के बयान को शर्मनाक करार दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए बेबुनियाद, शर्मनाक
आरोप लगाए हैं। संसद में हंगामा तब हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अदानी मुद्दे पर सरकार को घेरा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बिहार के बड़े लोगों को टारगेट करने की खतरनाक साजिश रची है ताकि माहौल खराब कर धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए काफी वक्त से हथियार बिहार पहुंचाए जा रहे हैं। ये सनसनीखेज जानकारी पीएफआई के बिहार मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए के हवाले से सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिस तरह आतंकी कश्मीर में टारगेट किलिंग से माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं, ठीक उसी तरह बिहार में पीएफआई ने बड़े नेताओं, कारोबारियों और अधिकारियों को टारगेट करने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस खतरनाक साजिश का मास्टरमाइंड बिहार पीएफआई मॉड्यूल का याकूब नाम का आरोपी है, जो काफी वक्त से फरार चल रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पिछले साल केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद पीएफआई देश में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए टारगेट किलिंग पर ही काम कर रहा है और इसके लिए बिहार में याकूब ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक याकूब बिहार के चकिया इलाके का रहने वाला है और वो पिछले 1.5 साल से बिहार के अलग अलग इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप चला चुका है, जहां टारगेट किलिंग के लिए कम उम्र के लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये ट्रेनिंग कैंप फुलवारी शरीफ, बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी और बिहार शरीफ में चलाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन ट्रेनिंग कैंपों पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की, याकूब फरार हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का यह भी कहना है कि फरार होने के बाद याकूब ने लोगों को टारगेट बनाने का अपना इरादा नहीं छोड़ा, बल्कि वो सुरक्षा एजेंसियों से बचकर अपने प्लान को अंजाम देने की तरफ बढ़ने लगा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टारगेट किलिंग की इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए याकूब और उसके साथी हथियार जमा करने में जुट गए। और जांच एजेंसियों को इस बात की भी आशंका है कि याकूब और उसके साथियों ने आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों की एक लिस्ट बना रखी है। हालांकि पिछले 3 दिनों में एनआईए ने पीएफआई के बिहार मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस साजिश का मास्टरमाइंड याकूब सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। पीएफआई के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए ने पीएफआई मामले में एक और एफआईआर दर्ज की है। मुजफ्फरपुर में एनआईए ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सभी पर पीएफआई के मॉड्यूल पर काम करते हुए युवकों को गुमराह कर आतंक के रास्ते पर ले जाने का आरोप है। ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर में दर्ज की गई है एफआईआर और बड़ी खबर पीएफआई मामले से जुड़ी हुई है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़े हैं। चंद्रमोहन, पूरी जानकारी। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है बरुराज थाने में। इससे पहले एनआईए ने तकरीबन 5 जिले में छापेमारी की थी, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया था और उसके बाद पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी भी पूरे मामले की जांच चल रही है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पीएफआई का मॉड्यूल जो मिला था, उसके बाद जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनसे पूछताछ के बाद कई एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर एनआईए अभी बिहार में लगातार कैंप की हुई है और उसी दौरान जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसी मामले में ये एफआईआर दर्ज कराया गया है और आगे भी जांच अभी जारी है। ठीक है, जांच अभी जारी है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन। मुंबई पुलिस ने फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों की ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसने रिजॉर्ट बुकिंग की फर्जी वेबसाइट बनाकर कई लोगों को चूना लगा दिया और इस ठगी में आरोपी का भाई भी उसका साथ देता था, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी रिजॉर्ट बुकिंग के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ले लेते थे और बाद में रिजॉर्ट के बंद होने का बहाना बनाकर लोगों के पैसे भी हड़प लेते थे। जयपुर से दिल्ली के कंझावला जैसा मामला सामने आया। वहां एक कार में बैठे कुछ लड़के एक युवक को कई फीट तक घसीटते हुए ले गए और इस घटना में उस युवक की मौत हो गई। वो उसे अपनी कार से उदयपुर के एक इलाके में करीब 200 फीट तक घसीटते हुए ले गए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घटना में मरने वाले युवक का नाम हेमराज बताया गया। और वहीं मध्य प्रदेश की सीधी से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर भीषण आग में 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत की खबर बस ये है कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ी खबर, 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी झुलसा नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। बस यही गनीमत रही इस घटना में।
इधर राजस्थान के जोधपुर से फिल्मी स्टाइल में लूटपाट करने का एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक कुरियर कंपनी के दफ्तर में लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया और इसके बाद वहां से फरार हो गए। इस घटना के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने दो बदमाश हाथों में पिस्तौल लेकर कुरियर कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुए और इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाते हुए उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया। दोनों बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर कुरियर कंपनी के कर्मचारियों को डराया और उनसे पैसों की मांग की। जान जोखिम में देख एक कर्मचारी ने इशारे से उन्हें पैसे रखने वाली जगह के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद बदमाशों ने वहां रखे करीब 2,61,000 रुपए समेट लिए और दफ्तर को बंद करके वहां से भाग निकले। हेलमेट पहने हुए आए और यहाँ से 2,61,000 करीबन रुपए दो कर्मचारी थे, उनसे छीन कर ले गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मंदिरों के पुजारियों ने मासिक वेतन की मांग के लिए धरना किया, जिसमें पुजारियों की बड़ी तादाद दिखी। पुजारियों को बीजेपी नेताओं का भी साथ मिला। सांसद मनोज तिवारी और रमेश बिदुड़ी भी प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद रहे और सभी ने मंदिरों के पुजारियों के लिए मासिक वेतन की मांग की। मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको महीना दे रही है दिल्ली सरकार, तो पुजारियों ने कौन सा पाप किया है? पुजारियों की मांग है कि उन्हें 40,000 रुपए महीना वेतन दिया जाए। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भूकंप की वजह से 8,394 लोगों की जान जा चुकी है। अभी कहा यह जा रहा है आंकड़ा ये और बढ़ सकता है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए कैसे जो जिंदगियां मलबे में फंसी हुई है उन्हें निकालने का काम रेस्क्यू टीम लगातार कर रही है। इन सब के बीच कई बार हृदय विदारक दृश्य भी सामने आ रहा है। कई बार आंखें नम हो जाएं ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। अपनों को जब वापस जिंदा पा रहे हैं लोग, खुद के बीच जब मलबे से निकाला जा रहा है, तो उसके बाद जो खुशी वहां पर रेस्क्यू टीम के साथ साथ परिवार वालों के चेहरों पर नजर आ रही है वो भी अपने आप में तसल्ली देने वाली है। ये आप देखिए कैसे सड़कें दरक चुकी हैं, गहरा गड्ढा सड़कों के ऊपर पड़ चुका है और स्थिति अभी तुर्की की ये है कि जिधर देखो उधर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद हर तरफ तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ये 5 तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भूकंप की वजह से यहाँ अस्पताल भी खंडहर में तब्दील हो गया। कई शहर का नामो निशान मिट गया है। उधर मौसम की वजह से राहत और बचाव के कार्य में दिक्कत भी आ रही है और इन सब के बीच रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम अब भी जारी है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तबाही का मंजर भी है और किस तरह से लोगों का रेस्क्यू हो रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। उधर तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 8,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 38,000 के पार हो गई है। और इन सब के बीच सीरिया में कई घंटे बाद लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला जारी रहा, जिसके तहत अलेपो शहर में कई लोगों को बचाया गया जो कई घंटों तक मलबे के नीचे दबे हुए थे। इस बीच एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि बच्ची को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है। इस दौरान उस बच्ची के पिता भी वहां मौजूद थे जिन्होंने उसे बाहर निकाले जाने तक उसकी हौसला अफजाई की ताकि वो बिना डरे रेस्क्यू टीम का साथ देती रहे। इसी तरह हरम शहर में भी 2 भाई बहनों की जिंदगी बचाई गई जो मलबे में लगातार कई घंटों तक फंसे हुए थे। धरती के अंदर ऐसी भयानक उथल पुथल मची हुई है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका में इतना जबरदस्त जलजला आ सकता है कि तुर्की में मची तबाही भी उसके सामने बौनी साबित होगी। क्योंकि तुर्की में तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में 8.2 की तीव्रता का भूचाल भी आ सकता है। 7.8 की तीव्रता पर ही तुर्की का भूकंप क्या बर्बादी लाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। 2015 में नेपाल में भी जिस भूकंप ने लगभग 9,000 लोगों की जान ली थी वो भी रिक्टर स्केल पर 7.8 की ताकत का था। यानी अगर वैज्ञानिकों का डर सच साबित हुआ तो अमेरिका को बस भगवान ही बचा पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की का भूकंप काफी हद तक उस भूकंप की तरह है जो आज से 117 साल पहले कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में आया था। तुर्की के भूकंप की तरह 1906 में आया वो भूकंप भी 7.8 की तीव्रता का था। उस भूकंप में भी लगभग पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर जमींदोज हो गया था और काफी आग भी लगी थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका संभल जाए। अमेरिका के लोग तुर्की के भूकंप से सबक लें और सारी तैयारी करके रखें।
क्योंकि जैसे तुर्की फॉल्ट जोन में आता है उसी तरह अमेरिका का कैलिफोर्निया भी फॉल्ट जोन में पड़ता है और ये दोनों फॉल्ट जोन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1906 का सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट पर आया था। सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन में जमीन के अंदर मौजूद प्लेटों में लगातार हलचल हो रही है। उस हलचल की वजह से दबाव पैदा हो रहा है। देर सवेर वो दबाव भूकंप बनकर बाहर निकलेगा ही, लेकिन कब, तो उसकी सटीक तारीख तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। हो सकता है कि कल ही भूचाल अमेरिका को हिला डाले या अगले 10 साल भी अमेरिका की धरती में कंपन न हो। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप जितनी देर में आएगा उतना ताकतवर आएगा और जब भी आएगा अपने साथ कयामत लाएगा। और तो और अकेला कोई एक भूकंप नहीं आने वाला। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेरिका में जलजला नहीं बल्कि एक के बाद एक कई जलजले आएंगे, क्योंकि 1906 में कैलिफोर्निया में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले 1857 में 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद कैलिफोर्निया में इतने ताकतवर भूकंप नहीं आए। यानी 166 साल में कैलिफोर्निया में बहुत भयानक भूकंप नहीं आया। माना जा रहा है कि अब कैलिफोर्निया में जमीन के अंदर इतना दबाव बन चुका है कि जल्द अमेरिका में भूकंप आ सकता है और वो भूकंप रिक्टर स्केल पर 8.2 की तीव्रता को भी छू सकता है। उधर तुर्की के अतः प्रांत में भूकंप के तेज झटके आने के कई घंटों बाद भी तबाही खत्म नहीं हुई है। एक दिन पहले प्रांत का अहम बंदरगाह भी भूकंप की चपेट में आ गया था, जिसके बाद वहां लगी आग और भड़क गई। उस बंदरगाह से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां आग इस कदर फैल चुकी थी कि उसे बुझाना बेहद मुश्किल हो गया। एक एक कर वहां के कई कंटेनर आग की चपेट में आ गए और इसके बाद तो वहां से आसमान छूती लपटें उठने लगी और काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलने लगा। वहीं एक दूसरे इलाके में भूकंप की वजह से जमींदोज हो चुका एक अस्पताल नजर आया, जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था। बताया गया कि उस अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे जो भूकंप आने के बाद बाहर नहीं निकल सके थे। हालांकि बाद में उन्हें निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हतई प्रांत से इस तरह की तबाही की कई और तस्वीरें भी सामने आई हैं। भूकंप के कई ताकतवर झटकों से तबाह हो चुके तुर्की की मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ की एक टीम और बड़ी मात्रा में राहत सामग्री रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि इन मुश्किल हालात में भारत तुर्की की मदद करेगा, जिसके बाद दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आधी रात को ही एनडीआरएफ की 51 सदस्यों की टीम डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गई। तुर्की के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के इस विमान में एक ट्रक और 2 गाड़ियों को भी लोड किया गया। रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। तुर्की के अदना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की उस टीम की तस्वीरें भी सामने आई, जिसने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत से तुर्की और सीरिया को दी जाने वाली मदद का यह सिलसिला यही नहीं रुका। भारत की वायुसेना के C-130J हर्क्यूलिस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए भारत से सीरिया दवाएं भेजी गई। शाम होते होते भारत की तरफ से 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान 60 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गए। भारत से लगातार मिल रही मदद के बीच भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। We are दोस्त, we are friends. Reaction response was very swift and timely. इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी ऐलान कर दिया कि वो तुर्की की मदद के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट बोइंग 777 से मुफ्त में वहां के लोगों के लिए जरूरत का सामान भेजेगा। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बड़ी खबर, नोटिस में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सदन के नियम 223 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अमिताभ सिन्हा वरिष्ठ सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमिताभ जी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कल जो सदन में बहस हुई थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसमें राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार पर, और उन्हीं तथ्यों को लेकर निशिकांत दुबे जो देवघर से सांसद है 3 बार के, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है राहुल गांधी के खिलाफ। उसमें 2 बातें कही गई हैं। पहला, राहुल गांधी ने बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगाए थे और उसके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ सदन की अवमानना और प्रधानमंत्री और स्पीकर की अवमानना का मामला बनता है। इसलिए उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दाखिल करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। दूसरी जो सबसे अहम बात है, उसमें ये कहा गया है कि अगर उन्हें व्यक्तिगत आरोप लगाने थे प्रधानमंत्री पे, तब उनको पहले से स्पीकर को नोटिस देना था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी नोटिस देना था ताकि जवाब भी तैयार किया जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इसलिए इन दोनों मामलों को लेकर वो जल्दी से जल्दी या तो रिटन डॉक्यूमेंट और साक्ष्य प्रस्तुत करें जो उनके आरोपों को पुख्ता करे, नहीं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस पूरी जानकारी के लिए।
जिंदगी जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है और इन सब के बीच मलबे से जिंदा बच्ची को बाहर निकाला गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने खुशी जाहिर की। सभी की आंखें यहाँ पर नम हो गई और ये आंखें जो नम हुई वो खुशी के आंसू थे। आप देखिए, एक की गोद से दूसरे की गोद में ये बच्ची जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये पूरी रेस्क्यू टीम कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस बच्ची को मलबे से बाहर निकाल पाई और फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम के जो लोग थे वो कैसे भावुक हो गए, कैसे खुशी मना रहे हैं। इस बच्ची को हर कोई अपनी गोद में उठा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें। और उधर तुर्की के कई प्रांतों में भूकंप के बाद खराब हुए मौसम की वजह से भी राहत और बचाव के काम के ऊपर असर पड़ रहा है। ज्यादा परेशानी मलत्या प्रांत में रहने वाले लोगों को आ रही है, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी ने लोगों पर दोहरी मार की है। विनाशकारी भूकंप से तो लोगों से किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वो अब सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके के इस ठंड में ज्यादातर लोग अपने घर में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो अब मलबा बन चुके हैं। बताया गया कि उस मलबे में कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं तुर्की के हतय प्रांत में भूकंप के बाद कुछ इलाकों में आई बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। उन इलाकों में बाढ़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। तो लगातार तुर्की में राहत और बचाव का काम जारी है और इन सब के बीच इजराइल और ईरान का जहाज भी मदद के लिए तुर्की पहुंच चुका है। इजराइल और ईरान में जंग की आशंका के बीच तुर्की के हवाई अड्डे के ऊपर ये दोनों ही देशों के जहाज एक साथ खड़े नजर आए। देखिए, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान का जहाज खड़ा है। इजराइल ईरान के बीच पिछले कुछ वक्त से तनाव है। आपको याद होगा कैसे खबरें ये मिल रही थी कि दोनों देशों में युद्ध भी छिड़ सकता है, लेकिन इन सब के बीच तुर्की में जो इस वक्त भूकंप आया है और उसके बाद जो विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो वहां पर इन दोनों ही देशों के जहाज एक साथ एक ही जगह पर खड़े दिखाई दिए। ये दोनों ही देश फिलहाल तुर्की की मदद के लिए सामने आए हैं राहत और बचाव का सामान लेकर। ये दोनों देश का जो जहाज है वो फिलहाल तुर्की में खड़ा आपको दिखाई दे रहा है। जापान में फैले एक रहस्यमयी बुखार की वजह से पूरी दुनिया पर नया खतरा मंडराने लगा। जापान के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक ये बुखार जापान के कई इलाकों में बहुत तेजी से फैला, जिसकी चपेट में आकर पिछले एक हफ्ते में करीब 50,000 लोग बीमार पड़ गए। जानकारी के मुताबिक अब तक जापान के 47 प्रांतों में करीब 51,000 मरीजों ने इस रहस्यमयी बुखार से बीमार पड़ने की शिकायत की, जिसके बाद जापान की सरकार इसे महामारी घोषित करने की तैयारी में है, क्योंकि वहाँ मरीजों का आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। जापान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे खराब स्थिति ओकिनावा प्रांत की है, जहाँ इस बुखार के करीब 41% मरीज हैं। वहीं जल्दी इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टरों का अनुमान है कि ये बुखार अभी और तेजी से फैलेगा। दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया में बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से कई शहरों में हालात काफी खराब हो गए हैं। लेकिन बाढ़ की सबसे ज्यादा मार किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां बाढ़ की तबाही मचने का एक वीडियो सामने आया, जिससे खेतों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया है। वहीं स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने में जुटा है। लोगों को घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत के काम में बाधा बन रही है। केंद्र सरकार ने नई हज नीति का ऐलान करते हुए हज यात्रा के लिए आवेदन को फ्री करने समेत कई बड़े बदलाव किए। पहले हर यात्री को 400 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब ये फीस नहीं देनी होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक यात्रा पैकेज में भी कटौती की गई, जिससे अब हर यात्री को करीब 50,000 रुपए की बचत होगी। तो अब 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला को भी अकेले हज यात्रा पर जाने की इजाजत मिल सकेगी। एक महीने से लापता बताए जा रहे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अचानक सामने आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर है कि सुबह उत्तर कोरिया की सेना 75वीं सालगिरह पर बहुत बड़ी परेड होनी, लेकिन बीते 35 दिनों से किम गायब थे। इसलिए माना जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है और शायद वो अपनी सेना की परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन परेड से ठीक 2 दिन पहले किम जोंग उन ने सीन में एंट्री मारी और अपनी सेना को जंग की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। किम ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग में 2 टूक कहा कि ये चैन से बैठने का वक्त नहीं है। माना जा रहा है कि मिलिट्री परेड पर भी किम जोंग उन अपने शक्ति प्रदर्शन का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। पूरी संभावना है कि परेड में उत्तर कोरिया का कोई नया परमाणु हथियार दुनिया को देखने को मिल जाए। वैसे भी पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने पूरी परमाणु ताकत के साथ अमेरिका का मुकाबला करने की धमकी दी थी। और इससे भी अहम बात यह कि अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उत्तर कोरिया अपने दोस्त चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उसने अपनी एयर स्पेस में उत्तर कोरिया का एक गुब्बारा ट्रैक किया।
हालांकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि वो गुब्बारा किम का कोई जासूस नहीं था, बल्कि वो मौसम की जानकारी जुटा रहा था और कुछ घंटे बाद ही वो दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा से निकल भी गया। दक्षिण कोरिया का ये दावा उसके साथी अमेरिका से बिल्कुल उलट है, जो कि अपने आसमान में चीन के गुब्बारे को उसका जासूस बता रहा था। इसी वजह से 3 दिन पहले अमेरिका ने चीन के उस गुब्बारे को शूट भी कर दिया था। मध्य प्रदेश के देवास में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। बस गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। भूसा फैक्ट्री में लगी भीषण आग देखते ही देखते फैलती चली गई। आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही लपटे और धुएं का गुबार उठता नजर आया। आग की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं तेज हवा के चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। भूसा फैक्ट्री में आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन राहत की खबर ये रही कि इस आग की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जापान में फैले एक रहस्यमयी बुखार की वजह से पूरी दुनिया पर नया खतरा मंडराने लगा। जापान के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक ये बुखार जापान के कई इलाकों में बहुत तेजी से फैला, जिसकी चपेट में आकर पिछले एक हफ्ते में करीब 50,000 लोग बीमार पड़ गए। जानकारी के मुताबिक अब तक जापान के 47 प्रांतों में करीब 51,000 मरीजों ने इस रहस्यमयी बुखार से बीमार पड़ने की शिकायत की, जिसके बाद जापान की सरकार इसे महामारी घोषित करने की तैयारी में है, क्योंकि वहाँ मरीजों का आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। जापान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे खराब स्थिति ओकिनावा प्रांत की है, जहाँ इस बुखार के करीब 41% मरीज हैं। वहीं जल्दी इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टरों का अनुमान है कि ये बुखार अभी और तेजी से फैलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें एक कार ड्राइवर एक आदमी को करीब 11 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर घसीटते हुए ले गया, जिस पर मथुरा टोल प्लाजा के कर्मचारियों की नजर पड़ी और उन्होंने उस कार में फंसे शव को निकाला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी, जिन्होंने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, उनको भी चेक किया जा रहा है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि उसी कार वाले ने ही उस आदमी को टक्कर मारी या पहले सड़क पर फंसा शव गाड़ी में फंस गया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का एक और सनसनीखेज कबूलनामा सामने आया है। वो श्रद्धा की हड्डियों को ग्राइंडर में पीसता था। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हड्डियों को मार्बल घिसने वाली ग्राइंडर में पीसा और फिर उसे पाउडर बनाकर सड़क पर फेंक दिया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उन्हें छतरपुर के पास महरौली के जंगलों में फेंक दिया। साथ ही आफ्ताब लगातार श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल करता रहा और एक्टिव रहा, ताकि किसी को कोई संदेह ना हो और लोगों को लगे कि श्रद्धा जिंदा है। जहां केस में रोज नए नए राज सामने आ रहे हैं, वहीं श्रद्धा के परिजन जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं कि ये केस हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाना है, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाना है, जिसकी वजह से हमें हाई कोर्ट मूव करनी पड़ेगी पिटीशन। वहीं इससे पहले आफ्ताब ने श्रद्धा के चेहरे और सिर के बालों को ब्लू टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की बात भी कबूली थी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां लगातार हो रही बारिश के कारण एक के बाद एक पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आई, जिस वजह से दक्षिणी पेरू के कई इलाकों में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें दिखा कि अरेकीपा शहर में कीचड़ का सैलाब इतनी तेजी से एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ा कि जितने भी मकान उसकी चपेट में आए, या तो वो ढहते चले गए या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। वो रहने लायक ही नहीं बचे। वहाँ लोगों पर कुदरत की मार कुछ ऐसी पड़ी कि उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना ढह गया और वो कुछ नहीं कर पाए। Families were completely destroyed. पेरू से तबाही की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि कीचड़ के साथ एक आदमी बहता जा रहा था, जिसकी कुछ लोगों ने किसी तरह जान बचा ली। दिल्ली के चिड़ियाघर में वीना रानी नाम की सबसे पुरानी बाघिन की मौत हो गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए और बताया गया कि 2 दिन पहले उसने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी सूचना मिलने पर जब चिड़ियाघर प्रबंधन ने उसकी जांच करवाई तो उसमें हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे की सभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान आदित्य ठाकरे की गाड़ी रोकने की कोशिश भी की गई। सभा खत्म होने के बाद आदित्य ठाकरे को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकाला गया। औरंगाबाद में महाल गांव में रामबाई जयंती के मौके पर उत्सव मनाया जा रहा था और इसी जगह आदित्य ठाकरे की रैली भी हो रही थी, जिससे एक ही जगह एक ही समय 2 कार्यक्रम होने पर वहां हंगामे का माहौल बन गया। आदित्य ठाकरे की रैली के पीछे होने वाले उत्सव में डीजे तेज आवाज में बज रहा था और डीजे की आवाज कम कराने पहुंचे आदित्य ठाकरे के कार्यकर्ताओं और उत्सव में शामिल लोगों के बीच
विवाद हो गया। वहीं सभा खत्म होने के बाद जब आदित्य ठाकरे निकल रहे थे तो लोगों ने उनकी गाड़ी रोकने की भी कोशिश की और यहाँ एक बार फिर दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया। खबर है कि समंदर में चीन मछली पकड़ने के बहाने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में जुटा है। अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजने के बाद चीन पहले से ही घिरा हुआ है, लेकिन वो चालाकी में दम भरने से बाज आता नहीं दिख रहा, क्योंकि हिंद महासागर में अचानक चीन की लंबी दूरी तक जाने वाली मछली मारने की नावें देखी गईं। जैसे ही इस बात की जानकारी भारत को लगी, वो सतर्क हो गया। जानकारों का मानना है कि ये मामला जासूसी से जुड़ा हो सकता है। मतलब ये कि जिस तरह चीन ने अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजा, उसी तरह वो भारत की जासूसी के लिए इन नावों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार चीन ने ये चाल चलकर भारत की जासूसी की कोशिश की। लेकिन खबर है कि इस बार हिंद महासागर के उत्तरी इलाके में चीन की मछली मारने की नावों के आने की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि चीन इस काम के लिए जिन नावों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने देश की सीमा के बाहर समुद्री इलाकों में मछली मारने का काम करती है। और ये न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।